जब एक इंसान को सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो कब तक इन्फेक्शियस रहता है, कि कौन कौन से स्टेजेस हैं, उनमें क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, जो मेडिसिन पहले यूज की जाती थी वो अब रिकमेंड नहीं की जा रही है, ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिनमें आपको कोविड सस्पेक्ट करना चाहिए और जिनको आपको आइसोलेट कर देना चाहिए। प्रोनिंग करवा सकते हैं। अब एक प्रोनिंग का मतलब ये है कि हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हैदर एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है ये कोविड-19 इन्फेक्शन की होम मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा कि जितने सिंपल तरीके से आपको समझा सकूं, समझाने की कोशिश करूं कि आप कोविड इन्फेक्शन के पेशेंट को घर में कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यकीन करें ये जो कोविड-19 इन्फेक्शन की थर्ड वेव आई है, इसने पूरी दुनिया में जनरली और इंडिया पाकिस्तान में स्पेसिफिकली हेल्थ सिस्टम का एक क्राइसिस क्रिएट किया है। ना तो हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल हैं, ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल हैं। मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। रोजाना हज़ारों की तादाद में पेशेंट पॉजिटिव हो रहे हैं। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको या आपके किसी घर वाले को गॉड फॉरबिड कोविड हो जाए तो शायद आपको बेड ना मिल सके हॉस्पिटल में और आपको उसको घर में ही मैनेज करना पड़े। तो चलिए अपनी बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोविड-19 इन्फेक्शन जो है, या जिसको सार्स कोव 2 इन्फेक्शन भी कहा जाता है, ये कोरोना वायरस एक फैमिली ऑफ वायरसेस है जो कि पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं। उसी की मुख्तलिफ स्ट्रेन्स काज करती हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, मैनेजमेंट पे ही हम रहते हैं, ज़्यादा फोकस हम मैनेजमेंट पे करते हैं। आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिनमें आपको कोविड सस्पेक्ट करना चाहिए और जिनको आपको आइसोलेट कर देना चाहिए। कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको 3 दिन से लगातार 3 दिन से ऑफ एंड ऑन फीवर हो रहा है, फीवर मोस्ट कॉमन सिम्टम है, अगर उसको सडन ऑनसेट ऑफ एंड ऑन फीवर हो रहा है तो इस कोविड की पैंडेमिक के अंदर हम उसको कोविड-19 इन्फेक्शन ही सस्पेक्ट करेंगे और उसको आइसोलेट कर देना चाहिए। फीवर के अलावा जो एडिशनल सिम्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स आ सकते हैं फीवर के अलावा, जिसमें कफिंग है, राइनोरिया है, स्नीजिंग है, कंजेशन है, सोर थ्रोट है। इसके अलावा एनोस्मिया काफ़ी कॉमन है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, ये पाकिस्तान और इंडिया के सिनेरियो में काफ़ी कॉमन है। तो किसी को भी अगर सडन ऑनसेट ये 3 किस्म के सिम्टम्स आ रहे हैं, आप उसको कोविड ही सस्पेक्ट करें और उसको आइसोलेट कर दें। दूसरा पेशेंट वो है जिसने सस्पिशन की बेस पे टेस्ट करवाया, चाहे वो RT-PCR टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट करवाया या फिर रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट करवाया और उसका वो टेस्ट पॉजिटिव हो गया। दोनों टेस्ट की एक्यूरेसी इतनी सफिशिएंट है कि हम उसको सही मान के चलें और ऐसे पेशेंट को भी आइसोलेट कर देना चाहिए। तीसरी किस्म का पेशेंट वो है जो कि किसी भी नॉन कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ क्लोज कांटेक्ट में रहा। क्लोज कांटेक्ट का मतलब ये है कि लेस देन 1 मीटर डिस्टेंस पे वो ग्रेटर देन 15 मिनट उसके साथ विदाउट एनी प्रोटेक्टिव मेजर उसके कांटेक्ट में रहा, या फिर वो उसकी रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस के आगे एक्सपोज हुआ, या फिर वो उसके साथ किसी कंजेस्टेड एनवायरनमेंट में 15 मिनट या उससे ज्यादा एक्सपोज हुआ। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को भी आपको आइसोलेट कर देना चाहिए। जब आप पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं तो 3 क्वेश्चन है जो पेशेंट्स हैं वो काफी कॉमनली पूछते हैं। वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? एक तो ये कि अगर किसी को सिम्टम्स अभी तक नहीं आए और वो टेस्ट पॉजिटिव है तो उसको सिम्टम्स कब तक आ सकते हैं। जो स्टडीज बताती हैं और जो क्लिनिकल एविडेंस बताता है वो ये कि 2 दिन आफ्टर एक्सपोजर टू वायरस, मिनिमम 2 दिन लगते हैं और मैक्सिमम 12 दिन के अंदर। तो 2 से 12 दिन का जो ड्यूरेशन है इसके अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं। 12 दिन के बाद ज्यादातर सिम्टम्स नहीं आते और अगर किसी इंसान को 12 दिन तक सिम्टम्स नहीं आए तो मोस्ट लाइकली वो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है, वो उसकी बॉडी खुद ही कंटेन कर लेगी, जो कि बाद में एंटीबॉडी टेस्ट के जरिए कंफर्म किया जा सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन काफी कॉमनली पूछा जाता है वो ये कि अगर किसी पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो कब तक आते रहेंगे। इसमें आपको स्टेज के हिसाब से मैं बताता हूँ कि अगर वो माइल्ड स्टेज पे, जिसकी मैं आगे आपको डिटेल बताऊंगा, अगर तो वो माइल्ड कोविड का केस है तो अप टू 2 वीक्स तक उसको सिम्टम्स आ सकते हैं, और अगर वो मॉडरेट टू सीवियर केस है तो अप टू 6 वीक्स तक उसको सिम्टम आ सकते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन काफी कॉमनली पूछा जाता है वो ये कि जब एक इंसान को सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो कब तक इन्फेक्शियस रहता है। इन्फेक्शियस का मतलब ये कि वो कब तक दूसरे इंसान को वायरस ट्रांसमिट कर सकता है, डिजीज ट्रांसमिट कर सकता है, और कब तक हमें उसको आइसोलेट रखना चाहिए। जो स्टडीज बताती हैं वो ये है कि एक इंसान फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ सिम्टम ऑनसेट अप टू 10th डे ऑफ सिम्टम ऑनसेट, जो पहले 10 दिन होते हैं सिम्टम्स के, उसमें इंसान के जिस्म में वायरस एक्टिवली प्रोलिफरेट कर रहा होता है, और क्योंकि वो एक्टिवली प्रोलिफरेट कर रहा होता है तो इसलिए उसकी जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन होती हैं, क्योंकि इसका जो ट्रांसमिशन है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए, जो बोलने, छींकने और खांसने के जरिए हवा में आती हैं या मुख्तलिफ सर्फेस पे डिपॉजिट होती हैं, तो उसकी रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस में पहले 10 दिन जो है वायरल लोड बहुत ज्यादा होता है और वो 10 दिन तक इंसान हाईली इन्फेक्शियस रहता है। तो ऐसे पेशेंट जिसको सिम्टम्स आ रहे हैं उसको एटलीस्ट 10 दिन तक आइसोलेट रखना चाहिए, और जो WHO की गाइडलाइन है उसके मुताबिक उसको एटलीस्ट 14 डेज तक आइसोलेट रखना चाहिए। तो ये वो 3 क्वेश्चन है जो पेशेंट कॉमनली पूछते हैं।
अब हम ये बात करते हैं कि आपने उस पेशेंट को आइसोलेट कैसे करना है। जो WHO की आइसोलेशन की गाइडलाइंस हैं उसमें ये कि आपने उस पेशेंट को जो बेस्ट और मोस्ट रिकमेंडेबल है वो ये है कि आप उसको एक सेपरेट रूम में विद सेपरेट वॉशरूम आप उसको आइसोलेट करें घर के अंदर ही। अगर सेपरेट रूम और सेपरेट वॉशरूम अवेलेबल नहीं है तो आप उसको एटलीस्ट सोशल डिस्टेंसिंग लाजमी प्रैक्टिस करें आइसोलेशन के दौरान। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि हमेशा उससे 1 मीटर का या 6 फुट का डिस्टेंस बना के रखें। खुद भी मास्क यूज करें, उसको भी रिकमेंड करें कि वो मास्क यूज करे। हाथों को बार बार धोएं, जब भी उससे कांटेक्ट में आए तो यहाँ तो ग्लव्स यूज करें या फिर कांटेक्ट में आने के फौरन बाद उससे पहले भी हाथ धोएं, अच्छी तरह उसको सैनिटाइज करें अपने हाथों को। इसके अलावा जो उसकी बेडिंग्स हैं, जो उसके कपड़े हैं, जो उसकी बेड शीट्स वगैरह हैं जो उसके इस्तेमाल में हैं, उनको टोटली सेपरेट रखें। जब भी वो उनको यूज करे उसके बाद उनको अच्छी तरह ब्लीच से, डिटर्जेंट से, वॉशिंग पाउडर से और पानी से अच्छी तरह धोएं। इसके अलावा जो उसके खाना खाने के बर्तन हैं उनको अलहदा रखें, उनको अच्छी तरह धोएं। उनको धोने से पहले, धोने के बाद अपने हाथों को भी अच्छी तरह धोएं। कोशिश करें कि घर का सिर्फ एक बंदा डेडिकेट कर दें कि जो उस इंसान की लुक आफ्टर करे, उसके सारे काम करें, चाहे उसको खाना देना हो, चाहे उसके कपड़े धोना हो, वो एक ही इंसान करे जिसको खुद कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, जो खुद हेल्दी है, जो खुद यंग पर्सन है, वो तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा गेस्ट्स को अवॉइड करें और ऐसे तमाम सर्विसेज, पहले तो मैंने आपको वो बताया जिन चीज़ों को आप धो सकते हैं उनको अच्छी तरह धोएं जो उस पेशेंट के इस्तेमाल में है। और ऐसे सर्विसेज जैसे कि टेबल, चेयर या फर्नीचर या जो वॉशरूम की जो चीज़ें उसके इस्तेमाल में होती हैं, वॉश बेसिन, कमोड वगैरह, उनको 0.1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन के साथ आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट के लिए आपको कुछ बुनियादी बातें पता होनी चाहिए। एक तो ये कि मैनेजमेंट में आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी जिससे आपने पेशेंट को मॉनिटर करना है। दूसरा ये कि आपको कोविड के स्टेजेस का पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेजेस हैं, उनमें क्या सिम्टम्स आ सकते हैं और उन स्टेजेस को आपने कैसे मैनेज करना है। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको कोविड इन्फेक्शन के लिए चाहिए होते हैं, सबसे पहले आपको एक पल्स ऑक्सीमीटर आपके पास लाजमी होना चाहिए। दूसरा आपके पास बीपी एपरेटस लाजमी होना चाहिए और तीसरा आपके पास थर्मामीटर लाजमी होना चाहिए। कोविड इन्फेक्शन की 3 मेजर स्टेजेस हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ज्यादातर जो इन्फेक्शन है अप टू 80% वो माइल्ड से मॉडरेट स्टेज तक ही रहते हैं और उसी में रिजॉल्व हो जाते हैं। अप टू 15% केसेस जो है वो सीवियर कैटेगरी में फॉल करते हैं और उसमें से भी जो एडिशनली 5% होते हैं वो क्रिटिकल इलनेस तक जाते हैं। ओवरऑल जो कोविड इन्फेक्शन के केसेस हैं उनकी मॉर्टेलिटी रेट 2 to 3% है अगर आप सारे केसेस को मिलाएं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और क्रिटिकल इलनेस वाले। लेकिन जिस पेशेंट में सीवियर सिम्टम्स आ जाएं, सीवियर केस के या क्रिटिकल इलनेस तक वो पेशेंट चला जाए, उसमें मॉर्टेलिटी, स्पेशली जब वो मैकेनिकल वेंटिलेशन पे चला जाए, तो उसमें मॉर्टेलिटी के चांस अप टू 40% हो जाते हैं। तो जो माइल्ड कोविड इन्फेक्शन होता है उसमें मोस्टली पेशेंट एसिम्टोमेटिक रहता है। एसिम्टोमेटिक होगा या फिर उसको मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स आते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स में क्या होता है, ड्राई कफ हो सकती है जो कि 30% केसेस में प्रोडक्टिव भी हो सकती है। अगर प्रोडक्टिव होगी तो व्हाइट कलर का स्पूटम आएगा, सफेद रंग की बलगम आएगी। इसके अलावा राइनोरिया, रनी नोज हो सकता है, स्नीजिंग, छींकें आ सकती हैं, सोर थ्रोट हो सकता है, नेजल कंजेशन हो सकती है। फीवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर फीवर हो तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है, अप टू 102-103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जा सकता है। आपने इस केस में क्या करना है, अगर पेशेंट को माइल्ड कोविड है, आपने हर 6 घंटे में पल्स ऑक्सीमीटर से उसकी पल्स देखनी है, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखनी है, उसका रेस्पिरेटरी रेट नोट करना है और दिन में एटलीस्ट एक दफा उसका बीपी लाजमी मेजर करना है। ठीक है। जो माइल्ड केस का पेशेंट होता है उसमें मोस्टली लंग की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लंग की एग्जामिनेशन फाइंडिंग में कोई फाइंडिंग नहीं होती और जो चेस्ट एक्सरे होता है वो भी क्लियर होता है। ठीक है जी। जब आप उस पेशेंट को मॉनिटर करेंगे, अगर तो उसकी 94% से ऑक्सीजन सैचुरेशन ज्यादा है और उसका रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 20 पर मिनट है, तो ये पेशेंट सेफ है। इसको आपने सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर करते रहना है हर 6 घंटे में एक बार, और आपने सिर्फ और सिर्फ इसको सपोर्टिव थेरेपी देनी है। सपोर्टिव थेरेपी का मतलब क्या है कि आप उसकी हाइड्रेशन को मेंटेन करें, उसकी स्लीप को मेंटेन करें, उसकी बैलेंस्ड डाइट को मेंटेन करें, उसको पॉजिटिव एक्टिविटीज में इंडल्ज करें। एटलीस्ट 10 to 15 मिनट उसको डेली एक्सरसाइज का कहेंगे, जब वो आइसोलेशन प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज करे, वॉक करे, अगर वॉक कर सकता है तो, वरना थोड़ी बहुत एरोबिक एक्सरसाइज कर ले। अगर वो खुद से एक्सरसाइज नहीं करता तो आप एटलीस्ट उसकी पैसिव लेग मूवमेंट्स लाजमी करवाएं, ताकि अगर कोई कोआगुलोपैथी हो रही है तो उसके चांसेस खत्म हो जाएं। ठीक है। WHO और IDSA इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका की रिकमेंडेड गाइडलाइंस के मुताबिक माइल्ड केस में जो मेडिसिन आप दे सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल है, जो आपने फीवर के लिए देनी है होती है। अगर फीवर ज्यादा है, पेशेंट मेडिसिन मांग रहा है, तो आप उसको पैरासीटामोल दें। अगर उसको कोई लिवर की बीमारी नहीं है, लिवर का कोई आर्जा नहीं है, तो आप अप टू 3 ग्राम पर डे के हिसाब से पैरासीटामोल दे सकते हैं। दिन में 4 दफा दे सकते हैं, 2 गोलियां।
इसके अलावा कोई भी मेडिसिन जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। कफ के लिए कफ सिरप दिए जा सकते हैं, स्नीजिंग के लिए सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन जैसे कि फेक्सोफेनाडिन, सेटाइरिजीन वगैरह दी जा सकती है। इसके अलावा अगर उसको नेजल कंजेशन है या सोर थ्रोट है तो आप उसको सलाइन गार्गल्स करवा सकते हैं, या फिर पोविडीन आयोडीन सोल्यूशन के साथ 4:1 रेशो वाटर टू पोविडीन की सोल्यूशन की बना के आप उसको गार्गल करवा सकते हैं दिन में 3 दफा। ये सारी की सारी ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूंगा जो मेडिसिन पहले यूज की जाती थी वो अब रिकमेंड नहीं की जा रही जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसके मुताबिक, क्योंकि उनकी कोई भी एफिकेसी प्रूव नहीं हो पाई और कोई भी किसी एक भी स्टडी में ऐसे साबित नहीं हुआ कि उनकी जो है वो कोविड की रिकवरी में या कोविड के प्रोग्नोसिस में उसके कोई बेटर आउटकम्स हैं। ये मेडिसिन कौन कौन सी हैं? एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, इंटरफेरॉन, लोपिनावेर, राइटोनावेर, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स और जिंक के सप्लीमेंट्स, ये सारे पहले ट्रीटमेंट में दिए जाते थे, लेकिन अब ये सारे देने की जरूरत नहीं है। जो लेटेस्ट रिकमेंडेड गाइडलाइंस है उसमें आपने सिर्फ सपोर्टिव थेरेपी देनी है, हर 6 घंटे में उसको मॉनिटर करना है जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप उसको मैक्सिमम पैरासीटामोल दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगर उसकी सिचुएशन वर्स होती है तो आपने क्या करना है। जब वो माइल्ड से मॉडरेट कैटेगरी में कब फॉल करता है, ये भी इसका भी मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन और उसका रेस्पिरेटरी रेट होगा। जब उसकी सैचुरेशन 94% से कम हो जाए तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से जब उसका रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन 24 पर मिनट हो जाए तो हम ऐसे पेशेंट को कहते हैं कि वो मॉडरेट केस है कोविड-19 का। ठीक है जी। अब ये पेशेंट डेंजर जोन के अंदर है। एक तो ये कि कोशिश करें कि आप ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें। ऐसे पेशेंट में निमोनिया लाइक सिम्टम्स आते हैं, परसिस्टेंट फीवर होता है, लंग्स के अंदर वीज होती है, चेस्ट एक्सरे के ऊपर कंसोलिडेशन होती हैं। ठीक है जी। ऐसे पेशेंट को रिकमेंडेड है कि आप उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करें। अगर हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ऑक्सीजन सिलेंडर लें, उसकी ऑक्सीजनेशन स्टार्ट करवा दें। ठीक है। पहले जो आप हर 6 घंटे बाद मॉनिटर कर रहे थे, अब आपने उसको हर 4 घंटे के बाद मॉनिटर करना है। हर 4 घंटे के बाद आपने उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करनी है, पल्स मेजर करनी है, टेम्परेचर मेजर करना है, बीपी दिन में एटलीस्ट 1 या 2 दफा लाजमी मेजर करना है। आपने उसको ऑक्सीजन स्टार्ट करवानी है। ऑक्सीजन जो आप उसको दे सकते हैं वो हाई फ्लो नेजल कैनोला के जरिए दे सकते हैं, जिसमें आप अप टू 60 लीटर पर मिनट फ्लो रेट के हिसाब से उसको ऑक्सीजन दे सकते हैं, या फिर ऑक्सीजन मास्क जो कि ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि जो HFNC हाई फ्लो नेजल कैनोला होता है उसमें उसका मुंह और उसका नाक जो है वो एक्सपोज हुए होते हैं, एरोसोलाइजेशन के चांसेस होते हैं, ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं। मास्क में वो सारी चीजें कवर होती हैं, इसलिए एरोसोलाइजेशन के चांसेस नहीं होते, इसलिए वो प्रेफरेबल है। मास्क के जरिए आप अप टू 15 लीटर पर मिनट फ्लो रेट के हिसाब से ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसके अलावा जो आप मेडिकेशन दे सकते हैं वो डिफर करती हैं डिपेंडिंग अपॉन सिम्टम की ड्यूरेशन कितनी है। अगर तो 10 दिन से कम हुए सिम्टम ऑनसेट को तो आपने जो, क्योंकि 10 दिन से कम में वायरस एक्टिवली प्रोलिफरेट कर रहा होता है बॉडी के अंदर, तो आप उसको ऐसी ड्रग्स देंगे जिससे उसके जो वायरस की प्रोलिफरेशन रुके, वायरस का फैलाव उसके जिस्म के अंदर रुके। इसमें आप कौन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं ऑक्सीजन के अलावा? रेमडेसिविर एक ड्रग है जो कि आपने 200 mg IV रग के अंदर लगानी होती है, डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे। डॉक्टर को एक दफा दिखा के दिखाएं। पहले दिन 200 mg IV लगेगी, दूसरे दिन 100 mg, तीसरे दिन भी 100 mg, चौथे और 5वें दिन भी 100 mg, टोटल 5 दिन ये लगती होती है, और इसका मॉर्टेलिटी रिडक्शन में काफी प्रॉमिसिंग रोल है। इसके अलावा उसको इनॉक्सापेरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन अप टू 40 mg सबकुटेनियस डेली लगनी होती है, ये भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे लगेगी। इससे जिस्म के अंदर जो कोआगुलोपैथी हो सकती है, जो कोविड की कॉम्प्लिकेशन है कि जिस्म के अंदर रगों के अंदर खून जमना शुरू हो जाता है, उसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं। इसके अलावा पहले 10 दिन के अंदर जो मॉडरेट केस है, सिम्टम ऑनसेट के 10 दिन के अंदर कन्वेलिसेंट प्लाज्मा थेरेपी भी कंसिडर की जा सकती है। कन्वेलिसेंट प्लाज्मा थेरेपी का मतलब ये है कि आप उस पेशेंट को, ऐसे किसी पेशेंट ने जिसने अभी रिसेंटली कोविड से रिकवर किया और उसका एंटीबॉडी टाइटर भी हाई है, उसका प्लाज्मा उस पेशेंट को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ पहले 10 दिन के अंदर इफेक्टिव है। 10 दिन के बाद वायरस की प्रोलिफरेशन रुक चुकी होती है, जो भी डैमेज होता है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस की वजह से डैमेज होता है, इसलिए ना तो एंटीवायरल इफेक्टिव होती है, ना ही कन्वेलिसेंट प्लाज्मा थेरेपी इफेक्टिव होती है। चौथी चीज जो आपने उसको देनी है ऑक्सीजन के अलावा, पहले मैंने आपको 3 चीजें बताई, अब चौथी चीज आप उसको अवेक प्रोनिंग करवा सकते हैं। अवेक प्रोनिंग का मतलब ये है कि आपने उसको पेट के बल लेटाना है दिन में एटलीस्ट 90 से 120 मिनट, 1.5 से 2 घंटे के लिए। अवेक प्रोनिंग से ये होता है कि आपकी जो रेस्पिरेटरी एयरवेज हैं वो उनकी पोटेंसी बढ़ जाती है, वो ज्यादा खुल जाती हैं, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस जो हैं वो आराम से ड्रेन हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो एयरवे की कंडक्टिविटी है वो बेटर हो जाती है और ऑक्सीजन का फ्लो इंप्रूव होता है और आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन इंप्रूव होती है। इसके अलावा आपने अवेक प्रोनिंग के अलावा आपने उसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पहले कहा जाता था कि दे सकते हैं, और अब मतलब डिबेटेबल है। अब जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन रिकमेंड नहीं की जाती, क्योंकि इसका
पेशेंट को प्रोग्नोसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये ट्रांसमिसिबिलिटी को कम कर दिया है, एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिशन को कम कर दिया है, इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं तो अब उसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टार्ट करवाएंगे मॉडरेट केस के अंदर, ऑक्सीजन के साथ उसको स्टेरॉइड स्टार्ट करवाएं। स्टेरॉइड में डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम डेली के हिसाब से दे सकते हैं, या फिर मिथाइल प्रेडनिसोलोन 30 मिलीग्राम डेली के हिसाब से दे सकते हैं। हॉस्पिटल सेटिंग में मिथाइल प्रेडनिसोलोन जो है वो प्रेफर की जाती है, लेकिन घर के अंदर डेक्सामेथासोन देना इजी है, ये ओरली दी जा सकती है, तो ये 6 मिलीग्राम डेली के हिसाब से एक टैबलेट दी जा सकती है। इसके अलावा एक और ड्रग जिसका एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल बहुत कमाल का है वो टोसिलिजुमैब है। टोसिलिजुमैब इंटरल्यूकिन 6 का इनहिबिटर है। ये डिटेल में मैं नहीं जाता, बस ये है कि इन्फ्लेमेशन को कम करती है और मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करती है, ये भी दी जा सकती है। इसके अलावा आप इनॉक्सापैरिन को कंटिन्यू रखें ताकि कोआगुलोपैथी ना हो। अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, इनॉक्सापैरिन नहीं दे सकते, अवेलेबल नहीं है, तो एस्पाइरिन दी जा सकती है। मॉडरेट केस के दौरान कुछ लैब इंडिकेटर्स हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो आपको लाजमी करवाने चाहिए, हर 48 आवर्स में रिपीट करने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? डी डाइमर्स है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, सीरम फाइब्रिनोजन लेवल है, सीरम इंटरल्यूकिन 6 लेवल है। इंटरल्यूकिन 6 वाला टेस्ट जो है वो थोड़ा सा महंगा होता है, अगर नहीं करवा सकते तो भी कोई मसला नहीं। डी डाइमर, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीरम फाइब्रिनोजन लाजमी करवाएं। टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट लाजमी करवाएं। उसकी लिम्फोसाइट काउंट लो होगी, अगर तो न्यूट्रोफिल टू लिम्फोसाइट काउंट की रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 6 है तो ये पुअर प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर है। ऐसे पेशेंट को फौरन हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। अगर हॉस्पिटलाइज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डॉक्टर को घर बुला कर लाएं, किसी भी तरीके से उसको एक बार डॉक्टर को लाजमी दिखाएं। और अगर जो न्यूट्रोफिल टू ल्यूकोसाइट काउंट है वो ग्रेटर देन 17 हो जाती है तो ऐसे पेशेंट की मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ये इंसान कभी भी डिटेरियोरेट होकर उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है जी। चेस्ट एक्सरे HRCT रिकमेंडेड है, लेकिन वो उसका कोई प्रोग्नोसिस पे फायदा नहीं है, इसलिए उस पर अपने डिफेंसेस को बर्डन करने की जरूरत नहीं है। आप ये टेस्ट करवा लें, ये काफी है, और इनको 48 आवर्स पे रिपीट करते रहें मॉडरेट केस में। सीवियर केस में भी आपको सैचुरेशन से ही पता चलेगा। सैचुरेशन अगर 90% से कम है तो अब इसकी दो कंडीशन है। यहाँ तो सैचुरेशन 90% से कम है, कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है और उसका रेस्पिरेटरी रेट 30 पर मिनट से ज्यादा है, तो ये सीवियर केस है, फौरन हॉस्पिटलाइज करवाएं। या फिर सैचुरेशन अगर 90% से कम है, रेस्पिरेटरी रेट कम नहीं है, लेकिन उसको कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो भी ये सीवियर की कैटेगरी में फॉल करेगा। कोमॉर्बिड कंडीशन कौन कौन सी होती है? कोमॉर्बिड कंडीशन का मतलब होता है कि उसको कोई पहले से CKD है, क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक लिवर डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसकी एज 60 से ज्यादा है, उसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसको कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, इसके अलावा उसको कोई ट्रांसप्लांट पहले से हो चुका है, वो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी के ऊपर है, उसकी इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज है, ऐसे तमाम केसेस कोमॉर्बिड कंडीशन में आते हैं। तो अगर कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ सैचुरेशन लेस देन 90% तो ऐसे पेशेंट को फौरन हॉस्पिटलाइज करवाएं। जहां तक ट्रीटमेंट की बात है, सीवियर केस वाले पेशेंट को फौरन CPAP कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी के जरिए ऑक्सीजन देनी होती है, या फिर अगर CPAP की बजाय नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन विद हेलमेट इंटरफेस के जरिए उसको ऑक्सीजन दी जाती है। ये दोनों चीजें सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में हो सकती हैं, इसलिए हर हाल में उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाएं। अगर हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं हो सकता तो घर में फिर वही सारी मैनेजमेंट। क्रिटिकल केस में लास्टली डिस्कस कर लूंगी, जब एक इंसान सीवियर में है और आप उसके क्रिटिकल कंडीशन में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्रिटिकल इलनेस का मतलब ये है कि उस इंसान को कभी भी ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, MI हो सकता है, कार्डियोजेनिक फेलियर, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, न्यूरल स्ट्रक्चर्स के अंदर उसकी एंसेफेलोपैथी हो सकती है, गुइलन बारी सिंड्रोम हो सकता है, एक्यूट किडनी इंजरी, एक्यूट लिवर इंजरी, ये सारी की सारी कोरोना की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। इसलिए सीवियर केस में उसको फौरन हॉस्पिटल में शिफ्ट करें ताकि अगर ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको मैनेज किया जा सके। तो ये थी चंद बातें कोरोना वायरस की मैनेजमेंट से रिलेटेड। उम्मीद है आपको काफी सारी नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसको आगे भी शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस करें। कोई भी बात पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।